तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। और आप सभी को पता होगा हिस्ट्री की तरह मेरे दोस्तों आप लोगों का कहीं ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन बताऊं डिटू वही क्वेश्चन छप जाए। हम लोगों ने हिस्ट्री का पेपर को देख चुके मेरे भाई, ये हमारी मेहनत है और आपका प्यार है, जहां पे मेरे दोस्तों पूरी तरह से फाइनली जो क्वेश्चन बताया था 1 से लेकर 52 क्वेश्चन यानी 52 क्वेश्चन D2 वही छप गया भाई। उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं ना मेरे दोस्तों, तो हमारे अंदर में और हमारे टीम के अंदर में एक ताकत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए सर, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं सब्जेक्टिव को बताऊंगा, रट्टा भी नहीं लगाना होगा, सारा क्वेश्चन आपके माइंड में मैं सेटअप कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग सोचेंगे सर क्या सच में इतना लिखेंगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा क्या? नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पे 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के सकारात्मक और वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन सुनिए, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव के बारे में वर्णन करें। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो विश्व के सभी देश अपने को विकास करने के लिए जब एक दूसरे के देशों के साथ सहारा लेते हैं, या तो मेरे दोस्तों एक दूसरे देशों के बारे में बताते हैं कि चलो हम एक दूसरे देश, हम और आप एक दूसरे से मिल करके अपने देश को आर्थिक विकास की ओर ले जाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वैश्वीकरण। ठीक है, फिर से सुनिए, विश्व के सभी देश अपना विकास करने के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं। याद रखना है कि विश्व के सभी देश एक दूसरे का विकास करने के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, और एक हो जाते हैं। ये एक होने की प्रक्रिया को ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, और ये एक होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, है ना भाई? वही आपसे कह रहा है कि विश्व के सभी देश अपना विकास करने के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं मेरे दोस्तों? मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, और यही एक हो जाने की प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। थोड़ा सा समझ में आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में अपना विकास करने के लिए अगर उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, उदारीकरण का मतलब होता है खुलापन। आप बिना रोक टोक आप किसी भी देश में अपने सामान को बेच सकते हैं, और दुनिया के कोई भी देश आपके देश में आकर सामान को बेच सकते हैं। उदारीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है, ठीक है। और वे सभी देश अपना लेते हैं और वे सभी देश उस क्षेत्र में एक हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ये आपका पहला डेफिनेशन था, ये आपका दूसरा डेफिनेशन है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कंप्लीटली आप लोगों को कर लेना भाई, ठीक है। आइए सर, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया था भाई। एक हमारा वैश्वीकरण क्या है, ये तो हमारा 2 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है सर, वैश्वीकरण के सकारात्मक और वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करना है। तो आइए सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को सकारात्मक लेकर चलता हूँ। जब दुनिया का एक देश दूसरे देश के साथ टाइप हो जाती है तो क्या प्रॉफिट होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। पहला, जीवन शैली में परिवर्तन होता है। देखिए मेरे दोस्त, अभी हम टी शर्ट पहन रहे हैं, कैसा? मान के चलिए नॉर्मली कपड़ा का, और अमेरिका में ना बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ा का टी शर्ट बनाया जाता है। हमारे देश में ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जिससे हमारे टी शर्ट मजबूत बनाया जा सके, तो वहाँ के लोग जो है हमारे देश में आकर सामान को बेचेंगे। इससे हमारे जीवन शैली में क्या होगा भाई? स्टाइल आ जाएगी। यस या नो? चलिए सर, दूसरा, विश्व के लोग का आपसी जुड़ाव होता है। मेरे दोस्त, जब हम लोग एक दूसरे का देश का साथ हम लोग मिलजुल कर जब आर्थिक विकास करने शुरू कर देंगे, तो हमारे देश, वो भी 10 दिन हमारे देश में आएंगे, हम भी जाएंगे, आवागमन हमारा जारी रहेगी। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों कि हम दोनों के बीच में एक प्यार सा बंधन पैदा हो जाएगी, है ना? वही कह रहा है, विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव हो जाता है। अगला, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का आदान प्रदान होता है। जब भारत के लोग अमेरिका जाकर टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, जब अमेरिका के लोग रूस जाकर पढ़ाई करते हैं, तो ये इसका भी विकास होती है। याद रखिएगा, वैश्वीकरण से हमारा टेक्नोलॉजी और शिक्षा का भी आदान प्रदान होता है। वो भी हमारे देश आते हैं, मैं भी अपने दूसरे देश जाता हूं, वो भी हमारे देश आकर स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी करते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। भारत के सामान को उठा करके अमेरिका के बाजार में बेचा जाता है, अमेरिका के सामान को हम लोग भारत के बाजार में बेचते हुए देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? वस्तु और सेवाओं का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक है। अगला पॉइंट पाते सर, रोजगार का अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप ही बताइए मेरे दोस्त, हमारे देश में 10 गो फैक्ट्री है, और अमेरिका अगर कहेंगे कि हमें एक भारत में फैक्ट्री स्थापना करना है, क्या आप लोग इजाजत देते हैं? तो भारत वाले कहेंगे बिल्कुल हाँ,
मैं इजाजत देता हूं। इससे भारत के लोगों को भी रोजगार मिलेगी और भारत के आर्थिक विकास भी होगी। अगला, एक देश को दूसरे देश में अनेक क्षेत्रों में नया नया चीज सीखने को मिलता है। जब मेरे दोस्तों अमेरिका भारत में आकर फैक्ट्री को स्थापित करेंगे तो उस भारतवासियों को नया नया चीज सीखने को मिलेंगे। ठीक है, वही चीज कह रहा था। 7वां पॉइंट याद रखिएगा, पूरे दुनिया का सामान एक ही बाजार में मिलता है और पूरे दुनिया का जो सामान है वो आपको एक ही बाजार मिलेगी। एक ही बाजार का तात्पर्य होता है अब जब चाहें तब उस सामान को खरीद सकते हैं, इसका मतलब होता है क्या, एक ही बाजार। इसका याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारा वैश्वीकरण का, तो मैं अभी आप लोगों को किसके बारे में बात किया हूं, तो ये हमारा पॉजिटिव है भाई। अब थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूं कि वैश्वीकरण का आखिर नेगेटिव क्या होती है। तो देखिए मेरे भाई, आप ही बताइए, अगर बड़े बड़े उद्योग पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो हमारा कुटीर उद्योग होगा कमजोर पड़ेगा या नहीं। जैसा हरित क्रांति में हुई थी, है ना, जैसे हरित क्रांति में बड़े बड़े किसानों को ध्यान दिया गया था पर छोटे छोटे किसान पर ध्यान ही नहीं दिए गए थे, जिस कारण से गरीब और गरीब होते चले जा रहे थे। ठीक यहाँ पे वही पोजीशन है मेरे भाई कि लघु उद्योग, जो हमारा लघु कुटीर उद्योग है वो दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ते चले जा रहे थे। पूंजीपति का दबदबा बढ़ रहा था और जो मालदार व्यक्ति थे उसका दबदबा बढ़ रही थी। यह हमारा नेगेटिव है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। जो मालदार व्यक्ति थे वो दिन प्रतिदिन मेरे दोस्तों क्या हो रही थी, अपने आप को बढ़ावा दे रहे थे। अगला है सर, अमीर लोग और अमीर हो रहे थे और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे थे। जो अमीर थे वो अमीर होते चले जा रहे थे, जो गरीब थे वो और गरीब होते चले जा रहे थे। ठीक है, यह था सर हमारा चौथा पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 और पॉइंट 4। पॉइंट 1 कहता है पश्चिमी संस्कृति का फैलाव से स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया। और मेरे दोस्तों जब हमारे, आप सभी को पता होगा, अभी हमारा जो भारत का लड़कियों लोगों का जो ड्रेस है वो क्या है भाई, तो बताएंगे सर सूट। सूट मतलब समझते हैं, जो माँ बहनियां पहनते हैं भाई। और अभी मेरे दोस्तों हमारे जो माँ, छोटी छोटी बहनियां हैं जो है बिकनी पहनते हैं भाई, छोटे छोटे पेन पहनते हैं भाई, है ना, अपने जिस्म को दिखाने के लिए मेरे दोस्तों छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये किसकी देन है, तो ये हमारे यूरोप वासियों की देन है, ये अमेरिका की देन है। वहाँ के कल्चरल को अपना लिए और वहाँ के कल्चरल को अपनाने के बाद हम भारत के कल्चरल को पूरी तरह से भूल गए हैं। ये सर हमारा क्या है, नेगेटिविटी। याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव भी बताया और नेगेटिव भी बताया। अब आते हैं सर क्वेश्चन, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। मानव अधिकार मतलब ह्यूमन का अधिकार क्या है। आइए सर, मानव अधिकार का मतलब होता है मनुष्य को उसके जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र या लिंग के आधार पर ना देखकर उस मनुष्य के विकास के बारे में, उससे अधिक के बारे में सोचा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर दुनिया में कभी भी विकास करना है ना, तो आपको ना जाति देखना है, ना धर्म देखना है, ना कोई लिंग देखना है, ना कोई काला गोरा देखना है, ना कोई राष्ट्र देखना है। बस आपको देखना है तो ये देखना है कि वो मनुष्य विकास कैसे कर पा रहे, वो मनुष्य के अंदर में क्या क्या कला है, वो मनुष्य के अंदर में क्या क्या हुनर है, ये आपको देखना होगा। तो वही कह रहा था कि मनुष्य को उसने उसके जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र या लिंग के आधार पर ना देखकर उस मनुष्य के विकास के बारे में, उसे अधिक के अधिकार के बारे में सोचा जाए, इसी को मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार 3 श्रेणी होती है। पहला राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरा हमारा औपनिवेशिक जनता के अल्पसंख्यक के अधिकार। ये आपका मानवाधिकार को याद रखिएगा, हम आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। अभी भूमंडलीकरण के बारे में मैं बात किया हूं, वो भूमंडलीकरण को ही मेरे दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करना है। एक क्वेश्चन, कभी ये क्वेश्चन आता है कि भूमंडलीकरण क्या है, आपको सेम उत्तर लिख डालना है भाई, सेम टू सेम आपको उत्तर लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगी। सुनिएगा, भूमंडलीकरण का मतलब है विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र और वस्तुओं तथा व्यक्तियों के बीच विश्वव्यापी अंतः को संबंध को विकास करना। इसमें व्यापार को बढ़ावा देती है, वही एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करके अपने देश को बढ़ावा देते हैं व्यापार के क्षेत्र में। भूमंडलीकरण के कारण ही आज पूरी दुनिया एक गांव में बदल गया। अभी मैंने बताया ना, विश्व के सारे लोग एक ही बाजार में सामान खरीदते हैं, वही यहाँ पे है कि भूमंडलीकरण के कारण ही आज पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। याद रखिएगा, भूमंडलीकरण के कारण ही आज पूरी दुनिया एक गांव में बदल गई है। उदारीकरण का अर्थ है जब कोई भी देश अपना विकास करने के लिए अपनी सारी बढ़ावा और रुकावटें खत्म कर देती है और विकास करता है, तो इसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। फिर से सुनिए मेरे भाई कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण का अर्थ है जब कोई भी देश अपना विकास करने के लिए अपनी सारी बढ़ावा, जो भी मतलब कि चलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे कठिनाइयां आ जा रही, जैसे पढ़ाई करने जा रहे हैं कभी लाइट चला जा रहा है, इन कठिनाइयों को जब हम चीरते हुए आगे निकल जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, उदारीकरण। वैश्वीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मानवाधिकार क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया भाई। अब आते हैं सर
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के बारे में सुंदर तरीके से बता रहा मेरे दोस्तों, सुनिएगा। हम सभी को पता है मेरे दोस्तों यूएनओ के बारे में, यूएनओ का टोटल कितना अंग होती है, 6 अंग होता है, जिनमें से एक अंग हमारा सुरक्षा परिषद है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यूएनओ का 6 अंग में से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके कुल 15 सदस्य देश शामिल है, 15 सदस्य है, 5 गो अस्थाई और 10 गो अस्थाई। 5 गो अस्थाई कौन था, ए बी सी एफ आर। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया। ठीक है, अब आते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है भाई। पहला कार्य, यह दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जवाबदेही है। देखिए हमारा यूएनओ में 193 देश है, हर देश का मामला वहां पे आते रहते हैं, तो इस मामला को सुलझाएगा कौन, हमारा सुरक्षा परिषद। तो और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा हो उस पर विचार कर सकती है। अब कोई ऐसा मामला लेकर आ गई, अगर मामला को सही तरीके से हम लोग नहीं सुलझाते हैं तो ये विश्व में खतरा उत्पन्न कर सकती है, तो ऐसे मामला को वो सुलझाते हैं। दूसरा पॉइंट, या किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पत्र पर विचार करती है। जैसे मेरे दोस्तों हमारा हम भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, मारपीट कर सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग इतना खखवाले हुए हैं भाई, इतना हम लोग उग चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे यूएनओ का एक चिट्ठी, अपने पाकिस्तान वाले भी लिखेंगे चिट्ठी। तो इस जो शिकायती पत्र कहे होती है वो हमारा यूएनओ में कौन देखती है, सुरक्षा परिषद। ठीक है, और उस मामले या झगड़े का निर्णय करती है कि आखिर कैसे इसको सुलझाया जाए। जो तीसरा पॉइंट से, सुरक्षा परिषद अपने प्रस्ताव या फैसलों को लागू करने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। अगर मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी भी तरह से मान के चलिए हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गई और पाकिस्तान का दोषी है, जब यूएनओ ने पाकिस्तान को कहा कि आप दोषी है, और जब नहीं सुनते हैं ना, तो मेरे दोस्तों सुरक्षा परिषद एकदम राइफल के साथ आता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, यह महासभा के साथ, महासभा क्या है मेरे दोस्तों, यूएनओ का ही एक क्या है मेरे भाई, तो अंग है। यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो नियुक्ति करती है वो कौन करता है, महासभा, और याद रखिएगा हमारा सुरक्षा परिषद, दोनों मिलकर हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है मेरे दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी क्या है मेरे दोस्तों, तो यूएनओ का अंग है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा तो बताएंगे सर द हेग में। कहां पे मेरे दोस्तों, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है। ये मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि यूएनओ का आखिर क्या उद्देश्य है, ये बात मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या सिद्धांत है, ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। कोई ना कोई खासियत होगी, कोई ना कोई विशेषता होगा जिस कारण से मेरे दोस्तों 193 देश इसमें शामिल है। अब आइए सर, पहला, संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता और समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता है। सभी देशों का अलग अलग कल्चरल, अलग अलग सांस्कृतिक है, अलग अलग सभी देशों का विचार विमर्श होगी, वो सारे लोगों को क्या करती है मेरे दोस्तों, आपस में जोड़ कर रखती है। सभी सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है, जितना भी 193 देश शामिल है उन सारे देशों का यह कर्तव्य है कि इस चार्टर के अनुसार उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो ईमानदारी पूर्वक साथ निभाएं। तीसरा पॉइंट, सभी सदस्य राष्ट्र अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करें। कोई भी दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाती है तो इसको हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को निपटारेंगे। अन्य राष्ट्रों की अखंडता और राजनीतिक स्वाधीनता का आदर करेंगे। अन्य राज्य में जैसे मान के चलिए भारत का कुछ और कल्चरल है, पाकिस्तान का कुछ और है, श्रीलंका का कुछ और है, तो सारे देशों के कल्चरल को क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अच्छी तरह से मानेंगे भाई। इस तरह से मेरे भाई आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इसको। यूएनओ के बारे में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यूएनओ के बारे में मास्टर बना दिया हूँ जो भी हमारे साथ क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स ने ज्वाइन किए थे। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अभी मैंने बात किया हूँ भाई, ठीक है। अब आते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है मेरे भाई, यूएनओ का ही एक अंग है। जैसे महासभा हो गई, हमारा सुरक्षा परिषद हो गया, न्याय परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान न्यायिक अंग है भाई। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। न्यायिक का मतलब होता है कि ये हमारा कोर्ट है, जैसे हमारे देश का कोर्ट होती है ना मेरे भाई, इसी तरह से कोर्ट है जहां पे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर नहीं तो हो जाओगे धूप में काला,
समझ में आ रही ना? वही यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्ष का होता है। इसमें कितना न्यायाधीश होते हैं मेरे भाई? फैसला करने के लिए 15 न्यायाधीश को रखा गया, और हर एक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है मेरे भाई? 9 वर्ष होती है। इस चीज को याद रखिएगा। न्यायाधीश का चुनाव करने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों पूर्ण बहुमत मिलाकर जरूरी होती है। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य के राष्ट्रीय नहीं हो सकता है, और इनमें से 15 को न्यायाधीश है, ये अलग अलग 15 देशों का होगा, एक ही देश का 2 नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट पे आते हैं सर। निषेधाधिकार क्या है? ये क्वेश्चन 2024-23 में पूछा गया था। निषेधाधिकार, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों इंग्लिश में वीटो पावर। वीटो पावर। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 सदस्य, जैसा मैं लिखा हूं वैसा ही लिखना है, 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कोई भी फैसला तभी लिया जाएगा जब 15 में से 9 सदस्य राजी हो। क्या बोल रहा भाई? गौर कीजिए। 15 में से 9 सदस्य राजी हो। किसी महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए 9 सदस्य का राजी होना तो जरूरी है, लेकिन इन सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य का राजी होना जरूरी है। याद रखिएगा 15 मेरे दोस्तों, एक हमारा 10 को अस्थायी है और 10 को हमारा क्या 5 को अस्थायी है, 10 को अस्थायी है। तो मेरे भाई अगर इनमें 9 सदस्य राजी है और इनमें से एक भी राजी नहीं है तो कोई भी जो है योजना तैयार नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि किसी महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए 9 सदस्य का राजी होना तो जरूरी है, लेकिन इन सदस्य में 5 अस्थायी सदस्य का राजी होना जरूरी है। अगर किसी एक भी सदस्य अस्थायी सदस्य का मत ना मिले, अगर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस का अगर एक भी देश में, इन्हें 5 में से अगर एक देश का समर्थन नहीं मिले तो वो हमारा जो योजना तैयार होगी वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उसी को वीटो पावर की तरह कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद को कोई सक्षम कार्यवाही नहीं कर सकेगी। इसी को निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं। बस इतना याद रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? बात करता हूं सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आइए सर बात करते हैं। एमनेस्टी पॉइंट लिखना है भाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। क्या है मेरे दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। कौन सी? स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। मानव को कैसे रक्षा किया जाए, मनुष्य को कैसे घटनाओं से बचाया जाए, मनुष्य को कैसे विवादों से बचाया जाए, इनके लिए एक योजना तैयार किया गया, एक संगठन तैयार किया गया जिसे हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अब आइए सर पॉइंट नंबर 2 में। इसकी स्थापना 1961 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब होती है? 1961 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अगला पॉइंट पे आते हैं, सह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करती है। सह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट और तैयार को प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इस एमनेस्टी इंटरनेशनल सीधा सीधा याद रखिएगा कि मनुष्य की रक्षा के लिए इस संगठन किया गया भाई। अगला है सर महासभा। सबसे बड़ा हमारे यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बाद अगर कोई है तो महासभा। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आती है 5 मार्क्स का, तो आपको लिखना भी पड़ेगा मेरे दोस्तों 5 मार्क्स जैसा। आप छोटा सा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। सुनिएगा, बहुत आसान है भाई। महासभा, जनरल असेंबली। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च अंग है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का सर्वोच्च अंग है और एक प्रकार से विश्व की संसद के समान है और पूरी दुनिया के संसद के समान है। ये कौन? हमारा महासभा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इनके सदस्य होते हैं। इनकी बैठक हर वर्ष सितंबर महीने में होती है और मेरे दोस्तों महासभा में साल भर में एक बार बैठक होती है, वो भी कौन सा महीना में? सितंबर महीना में। महासभा की अध्यक्षता का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और महासभा की जो अध्यक्षता करती है, जो लीडरशिप होता है, उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। सभी को एक समान मत अधिकार है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अब देखिए मेरे भाई, हमारा महासभा का काम क्या है? आखिर महासभा का कोई ना कोई तो काम होगी ना मेरे भाई। सुनिएगा, यह सभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित मामलों पर विचार करती है और निर्णय लेती है। दूसरा,
यह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करती है कि किस देश को कितना रुपया पैसा देना है। यह हमारा दूसरा पॉइंट है, बजट पास करती है। तीसरा, महासभा नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने का निर्णय लेती है। जैसा अभी 193 देश है, पहले 192 था, 2011 में दक्षिण सूडान को जोड़ा गया 2011 में। तो नया सदस्य अगर बोलते हैं, मान के चलिए पाकिस्तान शामिल नहीं है इन देश में, और अगर पाकिस्तान चाहेंगे कि सर मुझे भी यूएनओ में शामिल होना है, तो ये शामिल होने का जो परमिशन देगी ना, ये हमारा महासभा। ठीक है, तो महासभा नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाए जाने का निर्णय करती है और किसी पुराने सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेती है। अगर कोई देश चाहते हैं, मान के चलिए इंडिया चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे यूएनओ के साथ अब नहीं रहना है, तो इसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार किसके पास होती है? तो बताएंगे सर हमारा महासभा के साथ। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के सदस्य का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है, और महासभा को छोड़ करके और 5 गो होता है मेरे भाई, जैसे न्यास परिषद हो गए, न्यायपालिका हो गया, इसके बाद हमारा हो गया सुरक्षा परिषद। इसकी जो सदस्य की नियुक्ति करता है कौन? महासभा। महासभा की अध्यक्षता का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। बस इतना याद रखना है। बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को महासभा के बारे में बताया, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया मेरे दोस्तों। रात भी बहुत ज्यादा हो गई मेरे भाई, बहुत हद से रात बहुत ज्यादा होगी मेरे भाई, डोंट वरी। थोड़ा सा और देख लेते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या है? तो विश्व बैंक मेरे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। सबसे पहले याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में कितना देश शामिल है? 189, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। बस और कुछ नहीं याद करना है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना होती है कब मेरे भाई? तो 1945 में। एक्चुअली इसका स्थापना 1944 में होती है वर्ल्ड बैंक का स्थापना। ठीक है, कितना देश शामिल है? 189 देश शामिल है। बाकी और आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात है सर, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या काम है भाई? देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1995 में हुई है। कितना सुंदर मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा भाई। कोई बंदा क्या कहते ना, पैराग्राफ की तरफ पूरा कॉपी को भरते चले जाते। कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलता मेरे भाई। कॉपी भरने से अगर मार्क्स मिल जाती है ना मेरे दोस्त, तो सबसे ज्यादा उसको मार्क्स मिलता है जो पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, जो मन से बोल देते हैं गाना भी भर देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं भाई, टेक्निक देखते हैं एग्जामिनर, टेक्निक कितना सुंदर लिखा हूं। देखिए इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पॉइंट नंबर 3, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कितना सुंदर हो गया भाई। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार, कैसे व्यापार करना है, यह नियमों को तय करती है। पर चौथा पॉइंट, यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसमें कुल 164 देश शामिल, 2016 29 जुलाई 2016 तक इसमें 164 देश शामिल है। कितना सुंदर तरीके से मैंने लिखा भाई। 3 मार्क्स आएगी, पॉइंट में लिखा हो कितना? 5। एग्जामिनर हंस हंस के 3 मार्क्स देगी, हंस हंस के 3 मार्क्स देंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया की 3 चुनौती बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का, सुन लीजिएगा। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं भूल गया हूं, आप लोग कर लीजिएगा। श्रीलंका की जातीय बनावट, जातीय संघर्ष क्या होती है, श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन आता है। देखिएगा वो फेमस क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला, फेमस, जो मैं नहीं बताया यहाँ पे, फेमस क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा। याद नहीं आ रहा क्वेश्चन मेरे भाई, श्रीलंका से ही संबंधित होगी। ठीक है, तो देखिए जब हमारे देश आजाद हो गई ना, उस समय देश में एक मेरे भाई राष्ट्र को निर्माण करने में बहुत सारी चुनौतियां आ गई। अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नियम कानून मानने वाले सभी लोगों को एकजुट बनाकर कैसे रखेंगे? सुनिए, एकता एवं अखंडता, भारत आकार और विविधता के तौर पर विश्व किसी महादेश से कम नहीं है। भारत आकार और विविधता के तौर तरीके पर किसी महादेश से कम नहीं है, इतना बड़ा हमारा भारत है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे भारत में। जब हमारे देश का निर्माण हो गई थी, तब जब हमारे देश आजाद हो गया था, संविधान लागू हो गई थी, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। उनकी संस्कृति अलग अलग थी, उनका भाषा अलग अलग, उनकी संस्कृति अलग अलग, उनका धर्म भी अलग अलग थे। अब इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग को ज्यादा दिन तक आप एकजुट करके नहीं रख सकते हैं। यही आशंका बनी हुई थी हमारे जब देश आजाद हुई थी, तब कैसे हम सभी लोगों को एकजुट बनाकर रखें। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र को कायम करना,
डेमोक्रेसी को बनाए रखना। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। अब भारत जैसे आजाद हुआ, कहा गया कि भारत के जितने सारे नागरिक हैं सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता हूं कि मौलिक अधिकार में जो जो चीज है वो सारी चीज आपको मिलेगी। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई और सभी को मतदान का भी अधिकार है, सभी लोगों को मतदान देने का भी अधिकार दिया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र को अपनाया। इसे यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर ही राजनीतिक मुकाबले होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, सबका विकास हो ना कि एक तबका। मतलब होता है मेरे दोस्तों सबका विकास हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास हो, ना कि एक जाति का, ना ही एक वर्ग का। तो संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। जो एससी एसटी में आते हैं उनको संविधान के तौर तरीके पर विशेष दर्जा दिया जाएगा। यहां बड़ी चुनौती गरीबों के खात्मे के लिए कारागार नीति को तैयार करना था। अब कैसे हम अपने, क्योंकि जब हमारे देश आजाद होती है उस समय हमारा देश गरीबी से काफी जूझ रही थी, इतने गरीबी से देश को कैसे हम विकास की ओर लेकर जाएं, ये भी प्रकार का बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे उम्मीद है मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और लेक्चर लेकर आ रहा हूं सब्जेक्टिव का, थोड़ा सा पैसेज बनाकर रखे। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।